नमस्कार। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 12 नवंबर 2025 और पिछले 2 दिनों में कानूनी दुनिया में जो हलचल हुई है उस पर आज हम एक गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही कड़े संदेश है। हाई कोर्ट के ऐसे फैसले हैं जो सीधे तौर पे निजी स्वतंत्रता से जुड़े हैं और कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में भी दिलचस्प मोड़ आए हैं। हाँ, काफी कुछ हुआ है। तो चलिए इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से ही करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के ठीक अगले दिन अदालत ने एक बहुत कड़ा संदेश दिया है। ये क्या मामला था? जी, ये यूएपीए का एक मामला था जिसमें अदालत ने एक आतंकवादी आरोपी को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा। और जो वजह दी वो बहुत महत्वपूर्ण है। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि आरोपी एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य था जिसका झंडा वो इस्लामिक स्टेट के झंडे जैसा था। सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य होने पर? हाँ, और अदालत ने कहा कि यही सही समय है एक कड़ा संदेश देने का। यहाँ जो कानूनी बारीकी है वो ये है कि यूएपीए के तहत सिर्फ अपराध करना ही नहीं बल्कि अपराध की तैयारी भी एक बहुत गंभीर अपराध है। और ऐसे मामलों में जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। समझी। और एक और मामला जिसने दशकों तक देश को झकझोरे रखा, निठारी हत्याकांड, वो अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है। हाँ, निठारी सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को जो आखिरी बचा हुआ मामला था उसमें भी बरी कर दिया है। तो अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन यहाँ जीत से ज्यादा न्याय व्यवस्था की हार पर चर्चा हो रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में जांच में भारी खामियों पर टिप्पणी की है और इस बात पर गहरा अफसोस जताया कि असली अपराधी शायद कभी पकड़ा ही नहीं गया। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। देश की सबसे बड़ी अदालत ये कह रही है। बिल्कुल। ये मामला पुलिस जांच, सबूत इकट्ठा करने और अभियोजन की प्रक्रिया में जो प्रणालीगत विफलताएं हैं, जो सिस्टमिक फेलियर है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब आते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प मामले पर। चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी ये खबर है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटर्स लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को चुनौती दी गई है। जी, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ताओं से एक सवाल भी पूछा है ना? हाँ, और वो सवाल बहुत दिलचस्प है। अदालत ने पूछा कि वे इतने आशंकित क्यों हैं, आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? तो यहाँ पर मूल कानूनी सवाल क्या है? देखिए, यहाँ सवाल बहुत बड़ा है। क्या चुनाव आयोग का काम सिर्फ वोटर्स लिस्ट बनाना है या इस प्रक्रिया के दौरान वो किसी की नागरिकता जैसे मुद्दों पर भी फैसला कर सकता है? अच्छा। ये एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न बन गया है। और ऐसा लगता है कि अदालतें सिर्फ बाहरी मामलों पर ही नहीं बल्कि अपने घर के अंदर भी कुछ सख्त टिप्पणियां कर रही हैं। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों द्वारा जजों के खिलाफ याचिकाओं में जो अपमानजनक और निंदनीय आरोप लगाए जाते हैं, हाँ, ये ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। उसी परेशान करने वाले ट्रेंड पर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि वकील अदालत के अधिकारी होते हैं और उन्हें न्यायपालिका के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सही बात है। और सुप्रीम कोर्ट से एक आखिरी खबर जो दिल्ली के पर्यावरण से जुड़ी है और थोड़ी राहत भरी है। हाँ, ये दिल्ली रिज से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली रिज को दिल्ली के हरे फेफड़े बताया है और रिज मैनेजमेंट बोर्ड को वैधानिक दर्जा एक स्टैट्यूटरी स्टेटस देने का निर्देश दिया है। इस वैधानिक दर्जे से फर्क क्या पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। वैधानिक दर्जा मिलने का मतलब है कि बोर्ड को अतिक्रमण हटाने और रिज की सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से कहीं ज्यादा शक्तियां मिलेंगी। यह सिर्फ एक कार्यकारी आदेश से बहुत ज्यादा मजबूत होता है। चलिए, ये तो एक अच्छी खबर है। अब रुख करते हैं देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स का। जी। सबसे पहले मुंबई से, जहां हाई प्रोफाइल बाबा सिद्दीक हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। हाँ, उनकी विधवा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी या एसआईटी बनाई जाए। उन्होंने पुलिस की जांच पर अविश्वास जताया है। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके बेटे की सुरक्षा कम कर दी गई है। देखिए, ऐसे संवेदनशील मामलों में जब परिवार खुद एक स्वतंत्र जांच की मांग करता है तो ये अक्सर व्यवस्था में विश्वास की कमी को ही दिखाता है। सही कहा। अब एक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला जो फिर से सुर्खियों में है, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से जुड़ा हुआ। जी, दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में अपील दायर की गई है। ये अपीलें किस फैसले के खिलाफ हैं? ये उस सिंगल जज के फैसले के खिलाफ हैं जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC की डिग्री का खुलासा करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था। तो यहाँ पर बहस सूचना के अधिकार बनाम निजता के अधिकार की है। एकदम सही। ये मामला सूचना के अधिकार, पारदर्शिता और निजता के अधिकार के बीच संतुलन बनाने पर ही केंद्रित है।
और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत ही प्रगतिशील टिप्पणी की है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। एक अंतरजातीय जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 की भावना को मजबूत करता है ना? बिल्कुल, ये सीधे सीधे अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की भावना को मजबूत करता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में स्थापित किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट से पुलिस की जवाबदेही से जुड़े 2 और मामले सामने आए। जी। पहला मामला तो बेहद गंभीर है, जिसमें एक व्यक्ति ने पुलिस पर ड्रग्स प्लांट करने का आरोप लगाया है। ओहो। इस पर अदालत ने थाने के एक पुलिसकर्मी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। और दूसरा मामला? दूसरा मामला रोहित आर्या एनकाउंटर का है। इसमें अदालत ने पुलिस के खिलाफ एफआईआर की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। क्यों? और याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उन्होंने पहले पुलिस में कोई शिकायत दर्ज की थी। तो ये दोनों मामले दिखाते हैं कि अदालतें पुलिस की शक्ति पर एक नियंत्रण के रूप में कैसे काम करती हैं, लेकिन साथ ही प्रक्रियात्मक कदमों के पालन पर भी जोर देती हैं। सही है। अब कुछ उन हाई प्रोफाइल लोगों और मामलों पर नजर डालते हैं जो कानूनी वजहों से चर्चा में रहे। लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली की एक अदालत ने लैंड फॉर जॉब घोटाले में आरोप तय करने की प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया है। और एक और मामला भी तो है। हाँ, IRCTC घोटाले में उनकी और उनके परिवार की रोज रोज सुनवाई के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, उसे भी अदालत ने खारिज कर दिया है। तो ये दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन लगातार आगे बढ़ रही है। और बॉलीवुड से भी खबर है, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा भी एक धोखाधड़ी के मामले में अदालत पहुंचे हैं। जी, उन्होंने अपने खिलाफ 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले को रद्द करने की मांग की है। और उनका तर्क क्या है? उन्होंने इसे परेशान करने और वसूली का एक प्रयास बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके खिलाफ जो लुकआउट सर्कुलर यानी LOC जारी हुआ है, उसकी वजह से वे विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। LOC यानी देश छोड़ने पर पाबंदी? बिल्कुल। और एक बहुत ही असामान्य घटनाक्रम में एक RSS पदाधिकारी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के बारे में अदालत में एक बयान दिया है। हाँ, ये थोड़ा हैरान करने वाला बयान है। थाने की एक अदालत में RSS के पदाधिकारी राजेश कुंटे ने ये स्वीकार किया कि RSS के कुछ स्वयंसेवक महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जश्न मनाते हैं। उन्होंने खुद के बारे में भी कुछ कहा? हाँ, उन्होंने ये भी माना कि उन्होंने खुद एक बार ऐसे कार्यक्रम में भाग लिया था। अब ये बयान किस मामले के संदर्भ में दिया गया है, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन शपथ के तहत अदालत में कही गई इस बात के अपने कानूनी मायने हो सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। एक, कि न्यायपालिका अपनी जवाबदेही के लेकर बहुत सख्त है। सही बात है। चाहे वो जांच एजेंसियों की खामियों पर टिप्पणी हो या वकीलों को फटकार लगाना हो। सही बात है। दूसरा, राज्य की शक्ति और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच का जो तनाव है, वो लगातार अदालतों में परखा जा रहा है, चुनावी प्रक्रिया से लेकर जीवन साथी चुनने तक। बिल्कुल। और तीसरा, हाई प्रोफाइल मामले धीमी गति से ही सही लेकिन लगातार अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज की चर्चा से एक विचार मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूँ। जी जरूर। हमने कई मामलों में देखा कि अदालतें प्रक्रिया पर बहुत जोर दे रही हैं, चाहे वो पुलिस से जवाब मांगना हो या याचिकाकर्ताओं से सही फोरम में जाने के लिए कहना हो। ये एक पैटर्न जैसा लग रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये न्याय प्रणाली में बढ़ते अविश्वास को रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक सचेत प्रयास है? शायद जवाबदेही तय करने का यही सही तरीका है। एक बहुत ही अहम सवाल। इस गहन विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये थी कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज की खास पेशकश।